हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस रामबाण की सीरीज़ में अगला वीडियो। तो चलिए देखते हैं, आज भी मैं कुछ एमसीक्यू लेकर के आया हूँ और उसको डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे अटेंड द एज ऑफ। ये बोल रहा है कि जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कितने ईयर तक रह सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं अपने ऑफिस को। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 58 ईयर, 60 ईयर्स, 62 ईयर्स या 65 ईयर। तो आपके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 65 ईयर। अब रही बात कि ठीक है, चलिए 73 जो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा 65 ईयर। तो अब बाकी बच्चे जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं कि उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि नहीं हैं। अब ये कई बार जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं या हाई कोर्ट के जजेज हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन करता है, ये भी पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। आइए उनको भी देख लेते हैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से। तो जो जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, वो अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं? वो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। और जैसे कि ये 65 ईयर तो हो गया आपका कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं वो अपना ऑफिस जो है होल्ड कर सकते हैं 65 ईयर तक। अब जो हाई कोर्ट के जजेज हैं वो जो अपना ऑफिस है वो होल्ड कर सकते हैं 62 ईयर्स तक। ठीक है। देखिए आपके ऑप्शन में ऑप्शन सी भी है 62 ईयर। तो देखिए इस बार सुप्रीम कोर्ट का दे दिया, क्या पता फिर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि हाई कोर्ट के जजेस का जो ऑफिस कितने साल तक वो होल्ड कर सकते हैं। तो अगर हाई कोर्ट का आता है तो 62 ईयर, सुप्रीम कोर्ट का आता है तो 65 ईयर। अगर अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आते हैं तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसके एडवाइस पे? ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चलिए हमें कमेंट करके बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लीगल एड टू द पुअर इज, मतलब लीगल एड मतलब अगर लीगली आप किसी को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो, हेल्प इन किसी को इन से मतलब पुअर को, तो वो क्या है? वो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, या डीपीएसपी में दिया है उसके अंतर्गत, या नन ऑफ एबव। तो आपका ऑप्शन इसमें है कि लीगल एड इज टू द पुअर इज गिवन इन डीपीएसपी। डीपीएसपी में दिया है और किस आर्टिकल में दिया है? तो ये आर्टिकल दिया है आपका 39A में। ठीक है, 39A में दिया है। ठीक। अब क्वेश्चन उठने चाहिए कि डीपीएसपी किस पार्ट में है। ये भी पूछ लेता है कि डीपीएसपी किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में दिया गया, पार्ट 4 में। अब डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था? डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये होता है डीपीएसपी। ठीक। अब डीपीएसपी कहाँ से किस देश के संविधान से, अपने देश के संविधान में उसको बॉरोड किया गया? तो वो किया गया था ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। अब डीपीएसपी से तो जितने बनते हैं क्वेश्चन वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, और फंडामेंटल राइट किस पार्ट में दिया और किस आर्टिकल, कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल में दिया है। तो फंडामेंटल राइट जो है आपके दिए हैं पार्ट 3 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। अब रही बात कि कहाँ से कहाँ तक दिया है ये फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आपका अवेलेबल है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। अब ये भी पूछा जा सकता है कि अब बताओ कितने फंडामेंटल राइट हैं। तो टोटल हमारे पास अभी फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6 हैं। अब कौन कौन से हैं? तो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ठीक। उसके बाद से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है आपके पास। फिर उसके बाद क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ठीक। तो ये आपके 6 फंडामेंटल राइट होगा। पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको अमेंडमेंट के थ्रू इसको हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को
हटा दिएगा भाई राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक, अब आपने क्या क्या पढ़ लिया इस एक क्वेश्चन से, फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ लिया, डीपीएसपी पढ़ लिया, क्या होता। अब बचा एक ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन बी क्या होता, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये क्या होता, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखो ये जो है आपके आर्टिकल 51A में दिया गया है, ये जो है इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं, आप इन्हें अगर कोई बंदा चाहे तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है, आप इसे पनिशमेंट नहीं दे सकते अगर नहीं करेगा तो। जैसे कि फ्लैग को जो है रिस्पेक्ट देना, या जब नेशनल एंथम हो तो आप खड़े होना, ये सब क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है मेरे अकॉर्डिंग सभी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये एक गुड सिटीजन का निशानी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करें। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा शेड्यूल जो भारतीय संविधान का कंटेन्स द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा लिस्ट जो है यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट को कंटेन करता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 7th शेड्यूल जो है ये तीनों लिस्ट को कंटेन करता है। 7th शेड्यूल में क्या है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और उसके बाद कंकरेंट लिस्ट है। अब मैंने कल बताया था कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, तो आई होप कि यू हैव रिमेंबर्ड इट कि कितने सब्जेक्ट हैं उसमें। चलिए हम फिर बता देते हैं दोबारा। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 97 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 66 सब्जेक्ट है। कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं, 47 सब्जेक्ट हैं। ठीक, ये हो गए कि यूनियन लिस्ट में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट किस शेड्यूल में दिया है, तो 7th शेड्यूल में दिया है। अब यूनियन लिस्ट कितने हैं, 97 है। सब्जेक्ट कितने यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट कितने हैं, 66 है। कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 47 है। जैसे कि आपका हो गया मैरिज, फॉरेस्ट, स्टेट लिस्ट में आ जाएगा आपका पुलिस, यूनियन लिस्ट में आ जाएगा डिफेंस एक्सेट्रा। ठीक, अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर। अब जैसे हाँ, यहाँ पे एक 9th शेड्यूल जो है इसमें भी पूछ लिया जाता है कि 9th शेड्यूल में क्या है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड पहले था। और इसमें क्या है कि 9th शेड्यूल में कि ये कहता है कि अगर आप कोई भी लॉ जो, अगर मान लो जैसे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रेरी है, इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन अगर वो लॉ 9th शेड्यूल में आपने डाल दिया तो वो लॉ जो है किसी भी ग्राउंड पे चैलेंज नहीं हो सकता कोर्ट में। ठीक है, लेकिन अगर वो लॉ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, जो कि केशवानंद भारती केस में बताया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है, मतलब इनकन्सिस्टेंट है वो लॉ, और फिर भी अगर आप उसे 9th शेड्यूल में डालते हो तो वो चैलेंज हो सकता है। इट मीन्स दी की the validity of law which put on in the 9th schedule can be challenged only on one ground, that is if it is contrary to the basic structure of the constitution, that is बताया गया था उसमें केशवानंद भारती केस में कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, और वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है टाइम टू टाइम कोर्ट बताती जाएगी, यहाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके बाद से जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर, वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है केशवानंद भारती केस में बताया गया था। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विथ रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो जिसके अंडर में जो हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है। तो आर्टिकल 30 है या आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है या आर्टिकल 227। तो आपका अनुच्छेद 226 आर्टिकल 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू कर सकती है। ठीक, अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे कि द मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया, कि मिनिमम एज क्या होना चाहिए अगर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट।
गवर्नर स्वाभाविक स्टेट के लिए होते हैं। कि गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया, तो आपका ऑप्शन ए 25 ईयर, 35 ईयर्स, 45 ईयर्स और ऑप्शन डी 55 ईयर। तो आपके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 35 ईयर्स। अब आइए देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटिंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो फर्स्ट क्राइटेरिया दैट गवर्नर शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं करनी चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द एक कॉमन वे में समझिए कि अगर वो कहीं और जॉब करते हों या कहीं और प्राइवेट या गवर्नमेंट में जॉब करते हों, तो वो गवर्नर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए वो कह सकते हो कि अपॉइंटमेंट के लिए वो फुलफिल क्राइटेरिया नहीं है। इसका मतलब कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको होल्ड नहीं करना है। अगर आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हो तो आप गवर्नर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए वो कह सकते हो कि आप गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए जो है फुलफिल क्राइटेरिया में नहीं आओगे। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ कॉमन हाई कोर्ट। बताया मतलब कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसका कॉमन हाई कोर्ट है किसी स्टेट का। ऑप्शन है पंजाब एंड हरियाणा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, या बोथ डी, ए एंड बी। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन डी बोथ, पंजाब एंड हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं कि टोटल कितने हाई कोर्ट है। तो टोटल हाई कोर्ट कितने हैं अपने इंडिया में भी 25 हाई कोर्ट। पहला हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1862 में। कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। कौन सा पहला हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट इज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। ठीक, अब आते हैं कि ए.वी. डाइसे इज प्रोपाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन। ए.वी. डाइसे ने किस डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया था। तो रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, पर्सपेक्टिव ऑफ रूलिंग, अल्ट्रा वायरस। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रूल ऑफ लॉ। ये जो रूल ऑफ लॉ है कहाँ से लिया गया था, इंग्लैंड से लिया गया था। ये सेपरेशन ऑफ पावर, ऑप्शन बी जो है सेपरेशन ऑफ पावर है, ये इसको किसने प्रोपाउंड किया था, तो इसको प्रोपाउंड किए थे मॉन्टेस्क्यू। ठीक, तो देखिए ये तरीका सही तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या है कि अभी तो यहाँ पे पूछ लिया कि ए.वी. डाइसे ने किसको प्रोपाउंड किया था, ये थोड़ी ज़रूरी है कि हर साल यही पूछेगा। अगली बार ये भी पूछ सकता है कि सेपरेशन ऑफ पावर किसने प्रोपाउंड किया था। तो हम एक क्वेश्चन के ज़रिए से हम 2 से 3 4 क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो ये दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी। तो क्या था, हाँ सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक, अब अल्ट्रा वायरस क्या होता है, मैंने कल बताया था। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी बंदा अपने अथॉरिटी बियॉन्ड द पावर काम करता है तो वो अल्ट्रा वायरस में आ जाएगा। ठीक, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग जो है एक काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो इसको हम किसी दिन अच्छे से बता देंगे। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, मैंने 2 चीज़ आपसे वादा की है। ये हो गया एक प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, और पहला मैंने कल बोला था वो 5 ईयर प्लान। ये 2 चीज़ें मैं आपको किसी दिन एक क्लास लेकर के अलग से सेपरेट बता दूंगा, या कि इसमें डिटेल में पढ़ाना उतना पॉसिबल नहीं है ना। जो MCQ क्वेश्चन है उसके थ्रू जितना हो सकता है मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग को अगर इससे डेप्थ में पढ़ना है तो थोड़ा आप LU अपडेट ऐप पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मिनिमम कॉस्ट पे आप जो कोर्स है उसे बाई कर सकते हैं। ठीक, अब अनदर क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ऑप्शन क्या है आपके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कि एक्स ऑफिशियो जो है, कि एक्स ऑफिशियो ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहते हैं। तो अब बताओ कि पहला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है भाई GS का, कि हु वाज द फर्स्ट
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कौन था? वे थे एम वेंकैया नायडू इज़ द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, अब करंट में कौन वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर का। तो कौन है करंट में वाइस प्रेसिडेंट? तो जगदीप धांकर, जगदीप धांकर। ठीक, अब रही बात कि हु इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कौन है? ओम बिरला। तो देखो आपने पढ़ा है एक क्वेश्चन कि हु अमंग द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, अगर हम बता देते कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भाई स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आई थिंक यू ऑल हैव नो दैट हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी बन सकता है हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा भी बन सकता है। बन सकता है हु इज़ द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो अगर आप कोई एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बना करके उसके आंसर ढूंढ करके तब पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा आप लोग का सिलेबस, और इजी वे में भी कवर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हु अपॉइंट द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कह रहा है क्वेश्चन कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कौन इनमें से जो है मेंबर को अपॉइंट करते हैं? गवर्नर करते हैं, चीफ मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, या कोई नहीं करता? तो आपके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गवर्नर। ठीक, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अब डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था? तो मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था, तो ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अब वही फिर यहाँ पे आ गया। तो ये है ना कि अगर अब तो क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होता है, अगर आप चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ेंगे तो आप कई क्वेश्चन कर ले जाएंगे आराम से। तो अब आइए लगे हाथ देख लेते हैं कि यूके से क्या लिया गया था अपने संविधान में। क्या पता आगे यही क्वेश्चन आ जाए कि बताओ यूके के संविधान से अपने संविधान में क्या क्या लिया गया था। तो आइए उसे भी देख लेते हैं, यूके से क्या लिया गया था। तो यूके से लिया गया था नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड, तो नॉमिनल हेड कौन है अपने कंट्री में? प्रेसिडेंट है। रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक, तो नॉमिनल हेड का क्राइटेरिया वो प्रोविज़न कहाँ से लिया गया था? तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। जो नॉमिनल हेड अभी अपने कंट्री में कहलाते हैं उन्हें वो प्रेसिडेंट होते हैं नॉमिनल हेड। ठीक, अब फ्रांस से क्या लिया गया था? तो फ्रांस से लिया गया था आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, जो कि प्रेम्बल में दिया है। ठीक, अब यूएसएसआर से क्या लिया गया था? तो यूएसएसआर से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटी, जो मैंने बताया कि 51A में दिया गया है, और 5 ईयर प्लान, जो मैंने कल भी बताया था आप लोग को, अगर आप लोग को याद हो तो। ठीक, अब व्हेन वाज द एडवोकेट एक्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंस? ऑप्शन डी 1961। ठीक, अब आते हैं द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज, क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियल है, क्वासी जुडिशियल है। तो आपके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एग्जीक्यूटिव पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक, अब द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एंटी डिफेक्शन लॉ। ये लैंड रिफॉर्म किसे डील करता है? शेड्यूल 9 से। चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाई, तो इसको कौन अपॉइंट करता है? चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। ठीक, अब द वर्ल्ड सोशलिस्ट वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd अमेंडमेंट। इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, तो आपको थोड़ा से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा मुस्लिमों के कुछ क्वेश्चन है। ये तो आई थिंक ये सब क्वेश्चन अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग पढ़ लें मतलब तो बढ़िया है। अब आ गया है क्वेश्चन सामने, तो देख लेते हैं। तो म्यूचुअल कंसेंट ऑफ डाइवोर्स बाय मुस्लिम हस्बैंड एंड वाइफ इज नोन एज खुला। ठीक है, उसे हम खुला कहते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या होता है? म्यूचुअल, जैसे मान लो ए एंड बी हैं। ठीक, ए जो है वाइफ है, बी जो है हस्बैंड है। इन्होंने म्यूचुअल में आपस में कंसेंट किया कि चलो हम लोग का जो मैरिज लाइफ है वो अच्छे से स्पेंड नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता और मैं आपके साथ नहीं रहनी चाहती। तो इस कंडीशन में म्यूचुअल मतलब दोनों का कंसेंट है कि हाँ हम आपके साथ नहीं रहना चाहते और हाँ हम भी आपके साथ नहीं रहना चाहते, चलो डाइवोर्स ले लेते हैं। तो क्या होता है? वो खुला होता है।
उसे हम बोलते हैं एक टर्म से खुला, जो दोनों पार्टी राजी होकर के म्यूचुअल कंसेंट लेकर के डाइवोर्स लॉ, मुस्लिम लॉ में उसे खुला बोलते हैं। मुबारक में क्या होता है, मुबारक में सिर्फ एक पार्टी जो होता है वो चाहता है कि हम डाइवोर्स लें, जैसे कि वाइफ चाहती है कि हम हस्बैंड से डाइवोर्स ले लें, और डाइवोर्स लेने के लिए वाइफ जो है कुछ अमाउंट हस्बैंड को देती है कि इतना पैसा ले लो और तुम हमें डाइवोर्स दे दो, तलाक दे दो, ठीक, ये मुबारक होता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कौन सा लॉ है, पब्लिक लॉ है ये। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इसेंशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ठीक है चलिए देखते हैं क्या। ऑफर एंड एक्सेप्शन ये एसेंशियल एलिमेंट तो है ही, फ्री कंसेंट भी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी रिटन एग्रीमेंट इज नॉट इसेंशियल इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसेंशियल मतलब रिटन नहीं होना चाहिए, कंपल्सरी नहीं कि एग्रीमेंट जो है शुड ऑलवेज बी द रिटन, ठीक, इट कैन, ओके। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन से डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड से डाउट हो, तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि उस कमेंट का रिप्लाई दूँ। और अगर आपको और अच्छे से डेप्थ में स्टडी करना है, सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना है, तो आप हमारे एलयू अपडेट ऐप पे जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, जो कि एट द लोवेस्ट मिनिमम कॉस्ट पे रखा गया है, ठीक है। सो बस यही था, यहीं तक। अब फिर कल मिलते हैं आपसे कुछ और क्वेश्चन को लेकर के। तो आज तक के लिए मतलब अभी के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।